हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले पार्ट में हमने देखा था यांगदुओ को यांगुओ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और जो यांगुओ गुल्लक लेके आई होती है यांगदुओ के लिए वो उसको पटक देती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है यांगुओ के ऊपर। यांगुओ को यांदुओ के गुस्सा करने के पीछे का राज नहीं पता चल रहा होता है। यहाँ पर यांदुओ गुस्सा करते करते इतना ज़्यादा गुस्सा करने लगती है कि वो यांगुओ को अपने घर से ही बाहर निकाल देती है और बोलती है तुझे घर आने की जरूरत नहीं है। बाहर से यांदुओ का नाम चिल्ला चिल्ला कर बोलती है मुझे आखिर कारण तो बता दे कि तू मुझे इतना गुस्सा क्यों शो कर रही है। यहाँ पर यांगदुओ सोच सोच कर परेशान होती है कि उसकी हैबिट की वजह से कोई भी उससे प्यार नहीं करता है। अगले पल हमें दिखाते हैं यूफिंग जब ऑफिस से घर पहुंचा होता है तब हुई फैंग की मैगजीन में एक तस्वीर देखता है जिसे देखकर वो पहले ही फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा होता है। तब तक हुई फैंग उसके घर तक आ जाती है। यहाँ पर हुई फैंग को देखकर फिर से यूफिंग गुस्सा करने लगता है। यूफिंग यहाँ पर हुई फैंग को गुस्सा करते करते बोलता है कि मैंने तुम्हें अपने घर की चाबी दी थी, वो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वो वापस कर दो और कभी भी तुम आज के बाद मेरे घर पे ऐसे ही नहीं चली आना। हुई फैंग को यूफिंग की बोली हुई सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती हैं। वो घर से बाहर चली आती है और बाहर खड़े होकर बहुत फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। हुई फैंग केजोंग को फोन लगा लेती है और बोलती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अगले पल हमें दिखाते हैं यांगुओ अपने घर के बाहर ही बैठी होती है और यांगुओ गेट नहीं खोल रही होती है। यांगुओ को समझ में नहीं आ रहा होता है कि इतनी रात में वो किसके घर में जाएगी। यांगुओ केजोंग को फोन लगाकर उसको सारी सिचुएशन बताना चाहती थी मगर केजोंग उसका फोन नहीं उठाता है। अगले पल उसे तोतो याद आती है और जैसे ही वो तोतो को फोन लगाती है तोतो उसे बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन जा रही हूँ। इतना सुनते ही यांगुओ उसे कुछ नहीं बताती है और फोन कट कर देती है। वहीं हम दूसरी तरफ दिखाते हैं यांगुओ को अब बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि इतनी रात वो कहाँ पर जाएगी। यांगुओ भटकते भटकते केजोंग के ऑफिस पहुंच जाती है। उसे लगता है शायद केजोंग ऑफिस में बिजी होगा मगर जब वो ऑफिस में पहुंचती है तब वो देखती है कि केजोंग का ऑफिस पहले से ही बंद होता है। वो यहीं पर बैठ जाती है। यांगुओ यहाँ पर बैठे बैठे सोचने लगती है कि और किसके पास वो जा सकती है। तब उसे याद आता है कि वो यूफिंग को भी तो कॉल करके बता ही सकती है। यहाँ पर मैं बॉबी और मोहम्मद अमीनुद्दीन का थैंक्स बोलना चाहूँगी क्योंकि ये लोग मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं और मेरी वीडियोस के नीचे रेगुलर कमेंट भी करते हैं। थैंक यू सो मच। अगले पल हमें दिखाते हैं जब यांगुओ यूफिंग को कॉल कर रही होती है तब उसका कॉल बज के बंद हो जा रहा था क्योंकि वो किसी काम में व्यस्त था। अब यांगुओ सोचती है कि मुझे नहीं लगता है कि यूफिंग से भी उसे हेल्प मिल पाएगी। यूफिंग जब अपने काम से फ्री होता है तब वो चेक करता है अपने फ़ोन को, नोटिस करता है कि बहुत सारी मिस कॉल पड़ी हुई है यांगुओ की, तो वो कॉल बैक करता है यांगुओ को। यूफिंग को जब यांगुओ सब कुछ बता ही रही होती है तब बीच में उसका फ़ोन कट जाता है क्योंकि यांगुओ के फ़ोन में बैटरी ही नहीं होती है। यांगुओ यूफिंग को ये तो बता चुकी होती है कि यांगुओ ने उसे आज रात के लिए घर से बाहर निकाल दिया है मगर ये नहीं बता पाती है कि अभी इस वक्त वो कहाँ पर है। इतना बताते ही यांगुओ के फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है और यहाँ पर यांगुओ बहुत ज़्यादा अफसोस मनाने लगती है कि उसने अपना फ़ोन फुल चार्ज क्यों नहीं किया था। यूफिंग दोबारा यांगुओ को कॉल करने की कोशिश करता है मगर उसका फ़ोन नहीं लग रहा होता है। वो अपनी कार निकालता है और यांगुओ को ढूंढने निकल लेता है। यूफिंग को यांगुओ उसके ही घर के रास्ते में कहीं बैठी हुई नजर आती है। यहाँ पर यूफिंग यांगुओ को देखकर उसका माथा सहलाता है और बोलता है चलो मेरी जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। यांगुओ यूफिंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से जाकर उसकी कार में बैठ जाती है। अगले पल का हमें सीन दिखाते हैं यांगुओ यूफिंग के घर पहुंची होती है। यूफिंग यांगुओ से उसको पास बिठा के पूरी बात जानने की कोशिश करता है कि यांगुओ ने इतनी रात में उसको घर से क्यों बाहर निकाल दिया। पूरी बात जानने के बाद यूफिंग को रियलाइज होता है और उसे लगता है कि जरूर से यांगुओ भी
के जंग को पसंद करती है। अगले पल हमें दिखाते हैं के जंग हुई फैंग के साथ होता है, इसलिए वो यांगुओ का कॉल नहीं उठा पा रहा होता है। हुई फैंग के जंग को बता रही होती है कि यू फिंग उसके साथ कैसा बिहेव करता है। अगले पल हमें दिखाते हैं यांगुओ को थोड़ा सा टेम्परेचर होता है, जिसे चेक करने के लिए यू फिंग थर्मामीटर जब यूज करता है तो गलती से यांगुओ भी उसकी बॉडी टच कर लेती है। यहाँ पर यांगुओ भी उसका टेम्परेचर चेक करने लगती है। एक दूसरे का टेम्परेचर चेक करते करते ये दोनों बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद इन दोनों को रियलाइज़ होता है कि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड पोजीशन में एक दूसरे के साथ हैं। अगले दिन का सीन दिखाते हैं हुई फैंग फिर से के जंग के साथ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेकर यूफिंग के घर पहुंची होती है। हुई फैंग के जंग के कार से बाहर आती है, तब वो देखती है कि यांगुओ यूफिंग के घर के बाहर आ रही है। अगले पल का सीन दिखाते हैं कि ये चारों यूफिंग के घर पहुंचे होते हैं। यहाँ पर हुई फैंग बोलती है कि मैं तुम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ। यांगुओ जब हुई फैंग की मदद करना चाहती थी खाना सर्व करने के लिए, तो वो उसको मना कर देती है। बोलती है मैं तुम्हारे लिए भी सर्व कर दूंगी, तब तक तुम जाकर वहीं पर बैठो। यांगुओ जब केजंग के बगल में आकर बैठ जाती है तो यूफिंग उसे बताता है कि कल रात यांगुओ को टेम्परेचर रहा और उसने बहुत ज़्यादा कॉल भी की थी तुमने फ़ोन ही पिक नहीं किया। यहाँ पर के जंग यांगुओ से सॉरी बोलता है और बोलता है अगले टाइम मैं जरूर से प्रेजेंट रहा करूँगा जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी। गुरकीरत सांधु ब्लिंक आर्मी ट्यूबर, थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं और मेरी वीडियोस के नीचे रेगुलर कमेंट करते हैं। अगले पल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर के जंग यांगुओ को हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है। यहाँ पर यांगुओ अपने मन में सोच रही होती है कि के जंग उसको बता क्यों नहीं रहा है कि कल रात वो हुई फैंग के साथ क्या कर रहा था। अगले पल का सीन दिखाते हैं जहाँ पर यू फिंग फिर से हुई फैंग के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है। यहाँ पर वो बोलता है जब जब हम दोनों के बीच में कोई भी लड़ाई होती है तो तुम्हें उसे के जंग को बताने की ज़रूरत नहीं है और के जंग को हम दोनों की लड़ाई में इन्वॉल्व करना बंद करो। और यहाँ पर वो अपनी घर की चाबी मांग लेता है उससे। यहाँ पर हुई फैंग भी गुस्से में उसके घर की चाबी उसको देते हुए चली जाती है। अगले पल का सीन दिखाते हैं जब यू फिंग अपने ऑफिस पहुंचा होता है तो वो देखता है कि यांदुओ आज भी ऑफिस नहीं आई है। फिर सीधे जाकर वो यांदुओ के घर पहुंच जाता है और यांदुओ को बाहर से आवाज़ लगाना शुरू कर देता है। बाहर से ही बोलता है कि अगर मेरे 3 गिनने तक तुम बाहर नहीं आई तो तुम्हारी सैलरी कट कर दूंगा इस बार की। यांदुओ बाहर आ जाती है और यूफिंग को अपने घर लेकर जाती है। यहाँ पर यूफिंग यांदुओ से पूछने की कोशिश करता है कि तुमने कभी भी अपनी लाइफ टाइम में ऑफिस से छुट्टी नहीं ली, तो आज क्या हुआ। यूफिंग को ये तो पता होता है कि यांदुओ केजंग को पसंद करती है, मगर वो उससे ही कंफर्म करना चाहता था। यहाँ पर वो यांदुओ का मूड सही करता है और बोलता है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगले पल हमें दिखाते हैं यांगुओ का केजंग बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा होता है और उसके लिए वो दवाई भी प्रिपेयर कर रहा होता है। केजंग की तरफ से इतनी ज़्यादा केयर देखकर यांगुओ बहुत ज़्यादा खुश फील कर रही होती है अपने मन में। अगले पल हमें दिखाते हैं यांदुओ केजंग के ऑफिस पहुंची होती है। जब यांगुओ को ये पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले पल हमें दिखाते हैं यांगुओ तोतो से मिलने पहुंची होती है। यहाँ पर तोतो उसका और केजंग के बीच में रिलेशनशिप कैसा है ये पूछ रही होती है। यांगुओ तोतो को बताती है कि केजंग उसके साथ कोई भी बात शेयर नहीं करता है। यांगुओ को तोतो यहाँ पर एक आइडिया देती है। तो यांगुओ को सजेस्ट करती है कि तेरे और केजंग के रिलेशनशिप के बीच में स्पार्क की कमी है, तो तुझे वो स्पार्क लेके आना होगा। यहाँ पर यांगुओ को फिर से यूफिंग की याद आ जाती है और उसे याद आता है कि उन दोनों का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ यूफिंग ही सही करा सकता है।
अगले सीन में हमें दिखाते हैं यांगो यूफिंग के पास पहुंची होती है और केजोंग की नापसंद और पसंद पूछ रही होती है। यहाँ पर यूफिंग उसको लाइब्रेरी लेके आता है और वहाँ पर मैजिक की बुक दिखाते हुए बोलता है केजोंग को मैजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। यांगो यूफिंग की हेल्प मांगती है उसे मैजिक सिखाने के लिए और यहाँ पर बातों बातों में यांगो उसे ये भी बता देती है कि कभी भी उन दोनों के बीच में किस नहीं हुई है, जिसे जानकर यूफिंग तो खुशी के मारे फूले नहीं समाता है। यांगो चाहती थी केजोंग के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए और यूफिंग को जब पता चलता है कि उन दोनों के बीच में कभी भी किस भी नहीं हुई है तो वो खुशी के मारे अपने ही ख्याली पुलाव बनाना शुरू कर देता है। यहाँ पर वो दोनों पहले तो बहुत देर तक केजोंग के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। धीरे धीरे करके वो दोनों फिर एक दूसरे की पसंद नापसंद जाना शुरू कर देते हैं। यांगो जब यूफिंग से हेल्प मांगती है उसे मैजिक सिखाने के लिए तो यूफिंग भी ना करते हुए उसको मैजिक सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही पल दिखाते हैं हमें यूफिंग को भी मैजिक नहीं आता था, इसलिए वो बहुत सारी बुक्स उठा लेता है, जिसे यांगो भी ऐसा करते देख लेती है। वो पूछने की कोशिश करती है कि तुम इतनी सारी बुक्स मैजिक की क्यों ले रहे हो। वो यांगो उसे छुपाते हुए बोलता है नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। अगले पल हमें दिखाते हैं यांगो को मैजिक सिखाने से पहले यूफिंग भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है। शाम को यूफिंग यांगो के घर पहुंचा होता है। यहाँ पर जानबूझकर यूफिंग यांगो से पूछने की कोशिश करता है कि यांदू अभी तक घर नहीं आई। यांगो जवाब देते हुए बोलती है आज वो बोल रही थी कि उसे बहुत सारी मूवीज देखने जाना है, मुझे नहीं लगता है आज वो टाइम पर घर आ पाएगी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं यूफिंग ने ही यांदुओ को बहुत सारे मूवीज के टिकट दिए होते हैं और यांदुओ को कन्विंस किया होता है कि वो शाम को बहुत लेट घर पहुंचे। यांदुओ भी फ्री के मूवी टिकट्स देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कोई भी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करती है यूफिंग से। अगले पल हमें दिखाते हैं यूफिंग और यांगुओ की मैजिक क्लास स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर यांगुओ मैजिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रही होती है और यूफिंग उन सारे क्वेश्चन का बहुत अच्छे से रिप्लाई कर रहा होता है। यांदुओ ने लगातार 3 मूवी ऑलरेडी देख चुकी होती है तो वो अब चौथी मूवी देखना नहीं चाहती थी। वो बोलती है कि क्यों ना मैं ये टिकट बेच दूं। यांदुओ ऐसा करना शुरू कर देती है और उसे पीछे से केजोंग देख लेता है ऐसे करते हुए। वो यहाँ पर केजोंग के सामने बहाना बनाते हुए बोलती है नहीं नहीं तुम ये टिकट फ्री में रख सकती हो। केजोंग यांदुओ से पूछता है क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करोगी। अगले पल हमें दिखाते हैं यांगुओ ने जो भी मैजिक ट्रिक्स सीखी होती हैं वो केजोंग के सामने परफॉर्म करना शुरू कर देती है और उसको देखकर केजोंग भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। जब यांगुओ मैजिक परफॉर्म कर रही होती है तो गलती से उसके हाथ में आग लग जाती है और उसको चोट आ जाती है। यांगुओ यहाँ पर बोलती है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि तुम्हें अच्छे से मैजिक दिखा सकूं। यांगुओ की तरफ से इन दोनों का रिलेशनशिप इम्प्रूव करने में इतना सारा एफर्ट डालने में केजोंग को भी अब गिल्टी फील होने लगता है कि वो यांगुओ के साथ सही नहीं कर रहा है। सिमरन साहू और मस्त रत्ना को मैं अपने दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं और मेरी वीडियोस के नीचे रेगुलर कमेंट भी करते हैं। थैंक यू सो मच। अगले पल हमें दिखाते हैं हुई फैंग फिर से यूफिंग के ऑफिस पहुंची होती है। यहाँ पर हुई फैंग अपनी मीटिंग में बिजी होता है। उसके पास किसी का कॉल आता है, वो और किसी का नहीं यांगुओ का ही कॉल होता है। यांगुओ फिर से यूफिंग की हेल्प मांग रही होती है। तो यूफिंग को बताती है कि केजोंग उसको अपने साथ आइस हॉकी गेम में ले जा रहा है तो उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। यहाँ पर यूफिंग उसका फ़ोन काटता है और अपने एम्प्लॉयज़ को उस काम में लगा देता है।
उन लोगों से बताता है कि मुझे जल्दी से जल्दी इस गेम की सारी इन्फॉर्मेशन अपने टेबल पे चाहिए। यान दुओ एम्प्लॉयज से पूछती है मीटिंग इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई, तो वो लोग यान दुओ को बताते हैं कि यूफिंग ने हमें नया काम दिया है, वो आइस हॉकी के बारे में हम लोगों से सारी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता है। यान दुओ भी आइस हॉकी का नाम सुन के बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और वहाँ पर हुई फैंग भी ये सब सुन लेती है।